हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझाया था और आज भी मैं अपनी इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करने जा रहा हूं। सवालों में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाले समय में आपको लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके और साथ ही मेरी वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको अपनी नॉलेज मिलती रहे। ठीक, तो अभी मैं बात करता हूं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की। तो मैंने एग्जांपल लिखा कि दिखाओ कि कोई फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यानी आपको एक फंक्शन दे रखा है g ऑफ x और कितना दिया है x माइनस और बड़े ब्रैकेट के अंदर x। उसका क्या मतलब है बड़े ब्रैकेट के अंदर x का, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। तो हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन g ऑफ x है ये x के प्रत्येक पूर्णांक मान पर, प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी इंटीजर वैल्यू जो होगी x का कोई भी इंटीजर वैल्यू चुन लो उस हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अभी मैं बात करता हूं कि ये जो ब्रैकेट में x लिखा है ये क्या है। इसको हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम इंटीजर या ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी यहाँ ये जो ब्रैकेट में x लिखा है उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। कब, जो x के बराबर है या x से कम है। या तो वो x के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, इसका जो मतलब है या तो ये x के बराबर है, या तो ये x के बराबर है या x से कम है। जो भी इंटीजर हो पर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसी स्थिति में हम इस फंक्शन के बारे में जांच करेंगे या प्रूफ करके दिखाएंगे कि आपका फंक्शन एवरी इंटीजर पॉइंट पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अभी इस पर आगे बढ़ने से पहले इस पर और थोड़ी सी बात करता हूं। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे जिससे आसानी से एग्जांपल में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कोई वैल्यू चुनी 1.2, क्या चुनी 1.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1.2 होगी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से मैक्सिमम इंटीजर की, कि जो ब्रैकेट के अंदर x लिखा है या तो वो x के बराबर होगा या x से कम होगा। यानी ये जो 1.2 ब्रैकेट में लिखा है या तो यह 1.2 होगा या 1.2 से छोटा होगा। पर शर्त एक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम इंटीजर होगा। तो क्या 1.2 इंटीजर है, 1.2 इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब यह है 1.2 के इक्वल नहीं हो सकता, 1.2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब 1.2 के इक्वल नहीं हो सकता तो 1.2 से कम होगा। भाई डेफिनेशन देखिए, जो x के बराबर है या x से कम है तो 1.2 के या तो बराबर होगा या 1.2 से छोटा होगा। पर 1.2 के बराबर नहीं हो सकता। ये जो लिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी बात ये है कि ये क्या होता है, मैक्सिमम इंटीजर होता है और 1.2 एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1.2 से छोटा होगा और 1.2 से छोटा यानी कम होगा। 1.2 से कम इंटीजर कौन सा है, 1.2 से कम बहुत सारे इंटीजर हैं, पर उन सब में जो मैक्सिमम इंटीजर है उसकी बात करते हैं। तो 1.2 से कम जो इंटीजर है, जो जस्ट 1.2 से पहले आएगा वो है 1। कौन है, 1। तो इसका मतलब 1.2 जो मैक्सिमम इंटीजर में है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं आपसे बात करूं तो 1.9 की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ, 1.9 की। तो इसकी वैल्यू की बात करूं तो क्या ये या तो ये 1.9 होगी या 1.9 से छोटी होगी, पर होगी एक इंटीजर। तो क्या 1.9 एक इंटीजर है, नहीं है। तो इसका मतलब यह 1.9 नहीं हो सकती। जब 1.9 नहीं हो सकती तो 1.9 से जो छोटा इंटीजर होगा वो होगा, उसमें भी कौन सा इंटीजर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। तो 1.9 से छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो जो सबसे बड़ा इंटीजर है उन सब में वो है
1। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमने बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और इस कंडीशंस का यूज करते हुए हम इस फंक्शन को चेकआउट करेंगे। आपका फंक्शन, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, इसके सॉल्यूशन की। तो हमने क्या किया, x बराबर a क्या लिया, कोई पूर्णांक ले लिया। क्या ले लिया, कोई पूर्णांक, क्योंकि उसने जो बात करी है, जो पॉइंट बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, तो कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो हमने x बराबर a एक पूर्णांक लिया। x बराबर a पर हम बात करेंगे किसी पूर्णांक पर, और नाम दिया उस पूर्णांक का a। हम बात करते हैं सबसे पहले RHL की। किसकी बात करेंगे, RHL यानी राइट हैंड लिमिट, यानी दायां पक्ष सीमा। क्या था फॉर्मूला, लिमिट a पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस आएगी, और साथ में यहां फंक्शन है कितना, g ऑफ x, तो g ऑफ x आ जाएगा। अगला काम, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करें, तो लिमिट में अब x की जगह एक नया वेरिएबल आ जाएगा h, और जो लिमिट थी a प्लस उसकी जगह आ जाएगा 0, यानी अपना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। फंक्शन कितना आ जाएगा, पहले फंक्शन g ऑफ x था, अब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा g ऑफ a प्लस h हो जाएगा। ठीक, अभी बात करते हैं, हमें फंक्शन ऑफ g ऑफ x एक ही दे रखा है, x के प्लेस पर यहाँ कितना आ गया है, a प्लस h। तो g ऑफ x में हम x के प्लेस पर क्या रखते हैं, a प्लस h। तो अपना जो वैल्यू आएगी g ऑफ a प्लस h की, वो कितनी आएगी कि जहां भी RHS में x है उसमें x के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, a प्लस h। x के प्लेस पर a प्लस h रखा, इसी तरह से क्या रखा हमने, a प्लस h। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें तो ये सिंपल ब्रैकेट है, a प्लस h आ जाएगा। परंतु ये जो a प्लस h लिखा है, यहां जो हम a प्लस h की बात कर रहे हैं, ये a प्लस h किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो a प्लस h या तो a प्लस h के बराबर होगा अपनी डेफिनेशन से, ये जो वैल्यू थी x वाली, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था, या तो x के बराबर है या x से कम है। तो यही बात है कि a प्लस h की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में या तो a प्लस h के इक्वल है या a प्लस h से कम है। अब a प्लस h के इक्वल कब होगी, a प्लस h के इक्वल तब होगी जब a प्लस h क्या हो, इंटीजर हो। तो हम चेकआउट करते हैं क्या a प्लस h इंटीजर है। तो यहाँ करें कि a क्या है, a पहले से ही इंटीजर है, a हमारा एक पूर्णांक है, और जब उसमें कुछ जोड़ दिया जाएगा, h एक छोटी कोई संख्या है, नगण्य संख्या है, क्योंकि वो टेंड्स टू 0 है, तो यानी दशमलव में या लगभग 0 के इक्वल है। जब उसे हम a में जोड़ेंगे, a एक पूर्णांक है, जब पूर्णांक में कोई संख्या जोड़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर एक छोटी सी संख्या जोड़ें दशमलव में हो जो 0 के बहुत निकटतम हो। तो हमारी संख्या a प्लस h कैसी हो जाएगी, a प्लस h कैसा होगा, पूर्णांक नहीं होगा, यानी अपूर्णांक होगा। और जब a प्लस h अपूर्णांक होगा तो हमारा जो मैक्सिमम इंटीजर की थ्योरी थी कि a प्लस h का मान मैक्सिमम इंटीजर होना चाहिए, तो क्या a प्लस h के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि a प्लस h एक अपूर्णांक है, यानी नॉन इंटीजर है। और जब नॉन इंटीजर है तो इसका मतलब a प्लस h से कैसा होगा, छोटा होगा। अब बात आती है a प्लस h से छोटा होगा, तो a प्लस h से छोटा इंटीजर क्या होगा, a प्लस h से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर हैं, तो कौन सा होगा, तो a प्लस h से जो छोटे इंटीजर हैं उन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कौन होगा, a होगा। क्या होगा, a होगा। क्यों, क्योंकि a प्लस h में a क्या था, इंटीजर था, और h क्या था, 0 के निकटतम कोई छोटी वैल्यू। तो a तो इंटीजर था, अब उसमें थोड़ी सी वृद्धि करी, लगभग 0 के निकटतम वाली, तो इट मींस वो रहेगा तो a के नजदीकी। तो नजदीकी इंटीजर कौन रहा, a प्लस h के, जो ग्रेटेस्ट हो तो कौन रहा, a। इट मींस a प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a होगी। तो हमने इसके प्लेस पर कितना रख दिया, a से a कैंसिल। अगला काम, h बचा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू ज्ञात कर ली, राइट हैंड लिमिट की।
राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कब आई? जब हमारा x बराबर a कोई इंटीजर था। अब हम बात करेंगे किसकी? LHL की। LHL की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और g ऑफ x, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? g ऑफ x है। अगली बात करें तो फॉर्मूले में चेंज होगा, क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगा और साथ में यहाँ कितना आ जाएगा? g ऑफ a माइनस h। कितना आ जाएगा? g ऑफ a माइनस h, क्योंकि यहाँ x की जगह नया वेरिएबल h ले लेगा। लिमिट जो a माइनस थी वो 0 हो जाएगी और जो फंक्शन g ऑफ x था उसमें चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज हो जाएगा? a माइनस h हो जाएगा। अब हम अपना जो फंक्शन है g ऑफ x, उसमें x के प्लेस पर क्या रखते हैं? a माइनस h। LHS में भी और RHS में भी। तो LHS वहां लिख रहा है, RHS में वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस वैल्यू को लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 चल रहा है, x के स्थान पर कितना रखें? a माइनस h। कितना रख दिया? a माइनस h। और साथ में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है x के प्लेस पर, इसमें भी कितना? a माइनस h। क्या लिख दिया? a माइनस h। अब यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 है। आगे बात करें तो यहाँ a माइनस h है। अब हम बात करते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो हमारा है a माइनस h। कितना है? a माइनस h। तो a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो वही डेफिनेशन से बात करें, या तो यह a माइनस h के इक्वल होगा या a माइनस h से छोटा होगा। तो a माइनस h के इक्वल है या a माइनस h से छोटा है, उस पर बात करते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि a माइनस h कैसा है। क्या a माइनस h इंटीजर है यानी पूर्णांक है, या नॉन इंटीजर यानी अपूर्णांक है? तो a माइनस h है, तो पहले a पर बात करते हैं। a कैसी संख्या है? a एक पूर्णांक संख्या है, यानी a एक पूर्णांक है। और h कैसा है? 0 के निकटतम। हम h की बात कर रहे हैं ना, 0 के निकटतम कोई वैल्यू, यानी दशमलव में कोई हो सकती है, लगभग 0 के निकटतम में हो। तो जब हमारा उस a में से, पूर्णांक में से जब h को घटाएंगे, पूर्णांक में से जब बहुत न्यूनतम वैल्यू घटाएंगे जो 0 के निकटतम है, तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? अपूर्णांक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपूर्णांक। और जब ये वैल्यू अपूर्णांक हो जाएगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस h से ये बराबर नहीं होगा। तो a माइनस h से कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? a माइनस h से छोटा। तो a माइनस h से छोटा होगा, तो a माइनस h से छोटे जो पूर्णांक हैं, a माइनस h से जो छोटे पूर्णांक हैं, उन सभी पूर्णांकों में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जो बड़े से बड़ा इंटीजर है, हम उसकी बात करेंगे। वही इसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। तो a माइनस h से छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे? तो कैसे पता करें? हमें पता है a माइनस h। a माइनस h में a क्या था? इंटीजर था। a क्या था? इंटीजर। इट मींस a माइनस h से बड़ा इंटीजर कौन है? a माइनस h से जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा वो a होगा। और उससे जस्ट पहला इंटीजर कौन होगा? a माइनस h से जो उससे जो पहले जो इंटीजर आ रहा होगा जस्ट पहले, वो क्या होगा? a माइनस 1 होगा। कितना होगा? a माइनस 1। क्योंकि a माइनस h जो है, जो a माइनस h है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? क्योंकि ये a माइनस h किससे छोटा है? a से छोटा है। इसका मतलब a से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा? a माइनस 1 से बड़ा होगा। क्योंकि h बहुत स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग 0 के इक्वल है। तो इट मीन a माइनस h a से छोटा होगा और a माइनस 1 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा a माइनस h से जो छोटे इंटीजर हैं, उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कितना होगा? a माइनस 1 होगा। तो हम इस a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? a माइनस 1 होगी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 लगाऊंगा तो माइनस 0 प्लस 1, यानी हमारे पास जो LHL है उसका मान कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। अब आप देखते हैं RHL का मान कितना है? 0। LHL का मान कितना है? 1। आप लिख सकते हैं यहां RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए दिया फलन कौन? g ऑफ x, x के प्रत्येक
पूर्णांक मान पर कैसा होगा? असतत होगा। कैसा होगा? असतत होगा। तो इस तरह से हमने अपना ये प्रूफ करके दिखाया कि दिया गया फलन कब सतत होगा और कब असतत होगा। तो हमें जब यही पता चल गया कि RHL LHL के ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है। जब लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आपका फलन जब लिमिट नहीं रखता है, इट मींस आपका फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल के माध्यम से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करी। अभी एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करता हूं। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर आधारित अपना जो अगला एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। अपना अगला एग्जांपल है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है मॉड x माइनस मॉड के अंदर x प्लस 1 यानी मॉड ऑफ x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन के सभी वास्तविक बिंदुओं पर सातत्य की जांच करो। यानी हमें एक फंक्शन दे रखा है मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 और हमको जो भी वास्तविक पॉइंट हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जो बिंदु हैं उन सभी वास्तविक बिंदुओं पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो कैसे हम जांचेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो फंक्शन दे रखा है वो मॉड में दे रखा है। तो हम पहले इसके मॉड को हटाकर इस फंक्शन को एक एग्जैक्ट एक सही रूप में लेके आते हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो कितना है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। तो इस फंक्शन को पहले सही फॉर्म में लाते हैं। कैसे? ये जो मॉड x है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी है अगर मैं इसे 0 के ऊपर रखूं तो यानी हमारे पास आएगा x बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉड ऑफ x है इसके दो मान हो सकते हैं। क्या क्या दो मान हो सकते हैं? एक मान तो ऋण का हो सकता है और एक मान धन का हो सकता है। भाई मॉड के बाहर निकल के ही तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पर मॉड के अंदर जो वैल्यू रखी है जिसका नाम x है उसके बारे में तो हमको नहीं पता ना कि वो वैल्यू धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो कैसे पता करेंगे? उसी की बात कर रहे हैं कि जो मॉड x है उसमें हमने अंदर वाली वैल्यू जो थी x उसको 0 के ऊपर रखा और x का मान पता चला कि कितना है 0। तो अभी हम क्योंकि हमारी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है। तो इट मींस हमारा जो फंक्शन ये जो मॉड है मॉड x ये दो भागों में विभाजित होते हुए चलता है। कैसे? पहला भाग कि इसकी जो अंदर की वैल्यू है या तो वो ऋणात्मक होगी या वो धनात्मक होगी। ऋणात्मक कब होगी? जब x का मान अभी बिंदु कितना आता है x बराबर 0, जब x का मान 0 से छोटा होगा। x का मान कैसा होगा? 0 से छोटा। आप सोचिए अगर यहाँ में x का मान 0 से छोटा रखूं तो अंदर वाली वैल्यू कैसी होगी? 0 से छोटी रखेंगे तो ऋण होगी। तो ये बात देखिए कि मान क्या हो सकता है? ऋण हो सकता है। और बात करें कि कब इसका मान धन कब होगा? जब इसका मान x का मान जो बिंदु क्या था 0 था, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि आप जानते हैं 0 पर वैल्यू कैसी होगी? जब यहाँ 0 तो 0 धनात्मक राशि और ऋणात्मक नहीं होती जनरल नियमों से। तो हम क्या कह देंगे? तो मॉड x का जो मान है या तो वो माइनस x होगा या मॉड x का मान x होगा। मॉड x का मान माइनस x कब होगा? जब x से छोटा होगा। और मॉड x का मान x कब होगा? जब वह x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा है। तो अपना जो फंक्शन था क्योंकि उसके अंदर दो मॉड दिए हैं, हमने अभी पहले मॉड की बात करी। अभी हम इसी तरह से बात करेंगे अपने दूसरे मॉड की। दूसरा मॉड कितना है? x प्लस 1। तो इसी तरह से हम अगर x प्लस 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? x प्लस 1 की। तो x प्लस 1 की बात करें तो यहाँ जो x प्लस 1 है अगर मैं यहाँ इसे 0 रखूंगा तो x का मान कितना मिलेगा? माइनस का 1। कितना मिलेगा? x का मान माइनस का 1। तो जो x का मान माइनस का 1 होगा तो ये फंक्शन भी दो तरह की वैल्यू रखता है। यानी x प्लस 1 जो रखा है उसकी भी दो वैल्यू होंगी, या तो ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो ऋणात्मक कब होगी? आगे ऋण लगाएंगे और x प्लस 1 लिख देंगे, या फिर पॉजिटिव होगी x प्लस 1 होगी।
तो इसका मान ऋणात्मक कब होगा? हमारा बिंदु क्या है? x बराबर -1, जब इसका मान x का -1 से छोटा होगा। जब x का मान -1 से छोटा हो, x का मान -1 से क्या हो? छोटा। तो ऐसी स्थिति में mod ऑफ x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1, और साथ ही जब mod ऑफ x प्लस 1 का मान x प्लस 1 होगा कब? जब x का मान -1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। तो इस तरह से जो अपना फंक्शन ऑफ x था वो इन दो भागों से मिलकर बना है। अभी इन दोनों भागों को जब हम कंबाइन करेंगे यहाँ तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? तो हम फंक्शन ऑफ x की बात करते हैं कि हमारा जो फंक्शन ऑफ x है हम उस पर बात करें तो पहले 0 आता है या -1 आएगा? अगर -∞ से इनफाइनाइट तक चलें तो पहले आपको -1 मिलेगा। तो पहले हम -1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? -1 वाले पॉइंट की। कि कब? जब x का मान क्या हो? -1 से छोटा हो। जब x का मान -1 से छोटा है, तो जब x का मान -1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के ब्रैकेट में x प्लस 1। तो हमारा जो फंक्शन है ये इसका मान कितना हो जाएगा? किसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का x प्लस 1, माइनस का x प्लस 1। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर, क्योंकि हमें पता है ना इसका मान कितना है जब x का मान -1 से छोटा है। जब x का मान -1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है माइनस के x प्लस 1। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? माइनस के x प्लस 1। ठीक। दूसरी बात करें इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना है? हमें पता है इसका मान जब 0 से छोटा है। किससे छोटा है? 0 से छोटा है तो माइनस का x आता है। जब 0 से छोटा है तो माइनस का x आता है। किससे छोटा? 0 से छोटा। तो कितना आता है? माइनस का x। आप बताइए, हम बात कर रहे हैं x का मान -1 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो इट मींस -1 से भी छोटा होगा। जब 0 से छोटा है तो -1, जब -1 से छोटा है तो इट मींस 0 से भी छोटा होगा। तो इस स्थिति में इस mod ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -x होगी। तो हम यहाँ mod x को हटाकर क्या लिख देंगे? माइनस का x। mod x की वैल्यू -x हो जाएगी और mod ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू माइनस के ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगी। कब? जब x का मान -1 से छोटा है। और इसमें फंक्शन के अंदर माइनस लग ही रहा था तो हमने इसके बीच में क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। तो ये हमने कब बात करी? जब x का मान -1 से छोटा है। और -1 से छोटा है कहाँ तक? -∞ तक, यानी -∞ से -1 से छोटे सभी बिंदुओं पर हमारा जो फंक्शन ऑफ x होगा वो इतना होगा। अब हम बात करते हैं -1 से बड़ी जब वैल्यू हो। किससे बड़ी हो? -1 से बड़ी। तो -1 से बड़ी हो, ठीक। क्योंकि हमारा ये फंक्शन और चल रहा है, ये फंक्शन जो चल रहा है तो -1 से बड़ी हो। और -1 से बड़ी कहां तक? इनफाइनाइट तक हो। तो -1 से बड़ी इनफाइनाइट पर हमारे पास ये फंक्शन और है ना mod x। इसमें हमारा जो ब्रेक हो रहा है वो 0 पर हो रहा है। किस पर ब्रेक हो रहा है? 0 पर। तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे। तो -1 से बड़ी हो और 0 से कैसी हो? छोटी हो। -1 से बड़ी हो या बराबर हो और 0 से छोटी हो। तो अभी हम बात करते हैं जब 0 से छोटा हो। जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन ऑफ x कितना है? mod ऑफ x की वैल्यू कितनी है? mod ऑफ x की वैल्यू जब x का मान 0 से छोटा है तो -x है। तो यहां हम लिख देंगे -x और माइनस चल ही रहा है। साथ में mod ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि -1 से ग्रेटर है और इक्वल है तो -1 से ग्रेटर है और इक्वल है तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस 1। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? x प्लस 1 लिख देंगे। यानी mod ऑफ x की जगह -x आ जाएगा और mod ऑफ x प्लस 1 की जगह पर x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बात कर ली किसकी? कि जब -1 से ग्रेटर और इक्वल हो और 0 से लेसर हो। तो 0 की बात करेंगे। अब 0 से लेसर हो तो अब हम बात करेंगे 0 से ग्रेटर हो और 0 से इक्वल हो। तो 0 से ग्रेटर हो और 0 से इक्वल हो तब बात करेंगे। तो 0 से बराबर हो, 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक हो। क्योंकि और कोई हमारे पास mod वाला फंक्शन नहीं है तो डायरेक्टली अब हम इसी के लिए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जब x का मान 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है। 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है तो mod ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x। तो mod ऑफ x की जगह कितना आ जाएगा? आपका x आ जाएगा। साथ में यहाँ माइनस है, माइनस आ जाएगा।
और मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें, मॉड ऑफ x प्लस 1, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, जब x का मान 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, हमें पता है मॉड ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 है, कब, जब इसका मान -1 से बड़ा है, जब -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो -1 से बड़ा कोई भी बिंदु अगर हम चुने तो मॉड ऑफ x का मान x प्लस 1 होगा। इसी तरह से जब 0 से बड़ा है तो इट मींस क्या हो गया, -1 से भी बड़ा है, जब 0 से बड़ा है, जब -1 से बड़ा है तो पॉजिटिव x प्लस 1 आता है, तो जब -1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़े पर कितना आएगा, इसका मान जो मॉड ऑफ x प्लस 1 का मान कितना होगा, x प्लस 1 होगा, कितना होगा, x प्लस 1 होगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस में मॉड ऑफ x प्लस 1, वो हमारा फंक्शन ऑफ x, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ब्रेक करते हुए हमारा फंक्शन के रूप में लिखा जाएगा। अभी फाइनली जो हमारा फंक्शन ऑफ x आया वो कितना आया, हमारा फंक्शन ऑफ x आया, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 कब आया, जब x का मान -1 से छोटा हो, x का मान जब -1 से छोटा है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 है। आगे बात करें, -x मिलकर -2x और साथ में -1, कितनी, -1, कब, जब x का मान -1 से बड़ा हो, बराबर हो और 0 से छोटा हो। आगे बात करें तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 आ जाएगा, कब, जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। तो इस तरह से जो अपना आपका जो फंक्शन था उसको हमने अपने सही रूप में लिख लिया है। अब हम इसकी बात करेंगे कंटिन्यूटी की और डिसकंटिन्यूटी की, कहां से कहां तक के बिंदु पर उसमें लिख रहा है, सभी वास्तविक बिंदुओं पर हमें जांच करनी है, यानी -∞ से +∞ तक के सभी बिंदुओं पर हम जांचेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ जिन बिंदुओं पर ये ब्रेक हुआ है पहले उन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं, फिर बाकी के जो बिंदु होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं x बराबर -1 पर, किस पर बात करते हैं, x बराबर -1 पर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले RHL की, यानी राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, और अगले स्टेप में से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, सॉरी 1 प्लस नहीं, -1 प्लस कितना है अपना पॉइंट -1 है, तो -1 प्लस h आ जाएगा। अभी वैल्यू लिखते हैं, यहां पर हम बात करें x के प्लेस पर किसने ले लिया जाएगा, x के प्लेस पर जो हमारा पॉइंट है वो है -1 प्लस h, कितना है, x की जगह पर यहां पर है -1 प्लस h। -1 प्लस h का मतलब क्या है, -1 प्लस h का मतलब है कि x का मान -1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है -1 प्लस h का मतलब है x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अब x की वैल्यू -1 से जब बड़ी हो तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाली वैल्यू कब है, 1, जब x का मान -1 से छोटा हो। सेकंड वाली वैल्यू कब है, जब x का मान -1 के बराबर या -1 से बड़ा हो। तो हमें पता है x का मान -1 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ x ये सेकंड वाला लिया जाएगा, यानी -2x -1, कितना लिया जाएगा, -2x, x के प्लेस पर कितना है -1 प्लस h और साथ में -1। अभी इसमें h बराबर 0 रख देते हैं, कितना -2 -1 प्लस 0 -1, और सॉल्व करेंगे +2 -1, यानी फाइनली आपके पास जो RHL का मान आया, राइट हैंड लिमिट आई, वो कितनी आई, 1 आ गई, कितनी आ गई, 1। कब, जब आपके पास x बराबर -1 पॉइंट है, तब उस स्थिति में RHL का मान 1 के बराबर है। अब हम बात करते हैं किसकी, LHL की, किसकी बात करेंगे, LHL की। LHL कैसे निकालेंगे, यहाँ -1 प्लस की बात हुई थी, तो अभी हम बात करेंगे लिमिट में x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन ऑफ x। अगली लाइन में बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंड्स टू 0
और साथ में यहाँ फंक्शन ऑफ कितना -1 -h, कितना -1 -h। अगला काम यहाँ बात करूं, x का मान कितना हो गया -1 -h। इसका मतलब क्या हुआ, -1 -h का मतलब क्या है, जब x का मान -1 -h है, इट मींस x का मान -1 में से -h घट रहा है। इसका मतलब x का मान -1 से क्या होगा, छोटा होगा। x का मान -1 से क्या होगा, छोटा। और जब x का मान -1 से छोटा है, ये रहा x का मान जब -1 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ x का मान डायरेक्टली क्या है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ -1 -h, x की जगह पर -1 -h रखेंगे, पर यहाँ कांस्टेंट है तो कितना है 1, तो डायरेक्टली 1। यानी हमारे पास जो LHL आएगा वो कितना आएगा, LHL का मान आ गया 1। कितना आ गया 1। हमने देखा LHL का मान 1 आ गया, RHL भी 1 आया है। इट मींस लिमिट x बराबर -1 पर कैसा है, अस्तित्व रखती है, यानी एग्जिस्ट करती है। अभी हमें जब कंटिन्यूटी की बात करनी है तो हमें फंक्शन ऑफ क्या और निकालना है, a का मतलब -1, यानी फंक्शन ऑफ -1 और निकालते हैं। क्या इसका मान भी 1 आता है या नहीं आता, हम उसकी बात करते हैं। तो x बराबर -1 पर फंक्शन ऑफ x कितना है, जब x का मान -1 है, x का मान जब -1 है तो फंक्शन ऑफ x सेकंड वाला चुना जाएगा, यानी कितना -2x -1 -2x अभी इसमें x के प्लेस पर क्या रखते हैं, -1, क्या रख देते हैं -1। तो फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 और साथ में -1, कितना चल रहा है -1। आगे बात करूं तो -2 प्लस 2 -1 यानी सॉल्व कर 1, यानी फंक्शन ऑफ -1 का मान भी कितना आया आपका 1 आया। तो हमने क्या देखा कि x बराबर जब -1 पर बात करी तो हमारा जो RHL है वही LHL है, वही फंक्शन ऑफ -1 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ देखा, अभी मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, इसका कार्य आपका खत्म हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ चाहे RHL हो, चाहे LHL हो और चाहे फंक्शन ऑफ -1 हो, सभी किसके इक्वल आते हैं, 1 के इक्वल आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिया फलन fx बिंदु x बराबर -1 पर सतत है। क्या है, सतत है। तो हमारे यहाँ ब्रेक इक्वल पॉइंट कितने थे, 2 थे, एक -1 और एक 0। तो अभी हमने -1 पर बात करी, इसी तरह से अब हम बात करते हैं 0 पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, 0 पर। तो x बराबर 0 पर RHL की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, और अगले स्टेप में लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। इट मींस x का मान कितना 0 प्लस h, x के प्लेस पर कितना आ गया 0 प्लस h, और 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ कि x का मान 0 से बड़ा है। क्या मतलब हुआ, x का मान 0 से बड़ा, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x क्या है, जब फंक्शन ऑफ x का मान -1 है, तब फंक्शन ऑफ x का -1 है जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x क्या चला जाएगा, -1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इस फंक्शन की जगह पर फंक्शन ऑफ 0 प्लस h की जगह पर हम लिख देंगे -1, और सॉल्व कर आपके पास RHL का मान आ गया -1। किसका मान आ गया आपके पास, RHL का। कब, जब हमारा x बराबर 0 पॉइंट था। अब हम बात करते हैं इसके LHL की। तो LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या लिखा जाएगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा और फंक्शन हो जाएगा 0 h। क्या हो जाएगा फंक्शन 0 h, कितना 0 h। अब 0 h का मतलब x का मान हो गया 0 h, और 0 h का मतलब 0 h यानी 0 से छोटा। तो
तो x का मान कितना है, 0 से छोटा है। कितना है, x का मान 0 से छोटा है। और जब x का मान 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये देखिए यहाँ लिखा है x का मान 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन लिया जाएगा सेकंड वाला, यानी -2x - 1। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 - h में x की जगह पर 0 - h है ना, तो यहाँ भी लिख देते हैं हम कितना, -2 और x के स्थान पर 0 - h, x के स्थान पर कितना 0 - h और साथ में पीछे कितना है -1। अब हम लिमिट लगाते हैं, h की जगह 0 लगाएंगे तो -2 0 - 1, h की जगह 0 और साथ में -1। ये 0 - 0 0 0 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 0 और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, -1। तो हमने क्या देखा, चाहे RHL निकाला चाहे LHL निकाला, दोनों की वैल्यू कितनी आती है आपकी, -1 आती है। हमने RHL निकाला तब भी -1 आया, LHL निकाला तब भी -1 आया। किस पॉइंट पर, x बराबर 0 पर। इसका मतलब लिमिट x बराबर 0 पर अपना अस्तित्व रखती है। अब लिमिट अस्तित्व तो रखती है, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी रखता है, तो इसके लिए हमें फंक्शन ऑफ a यानी a का मतलब 0, फंक्शन ऑफ 0 और ज्ञात करना होगा। तो x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x कौन सा है, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 कहाँ है, x बराबर 0 यहाँ है। x का मान 0 या 0 से जब बराबर है तो फंक्शन ऑफ x को -1 चुना जाएगा। फंक्शन ऑफ x कितना है, -1। x के प्लेस पर अगर इसमें 0 रखते हैं तो फंक्शन ऑफ 0 कितना हो गया, -1 आ गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब x बराबर 0 है तब RHL हो चाहे LHL हो चाहे फंक्शन ऑफ 0 हो, आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और जब ये तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका फलन, दिया फलन कौन, फंक्शन ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर कैसा है, सतत है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन जिन दो बिंदुओं पर ब्रेक हो रहा था, पहला बिंदु था -1 और दूसरा बिंदु था 0, जिसके कारण ब्रेक हुआ एंड मोड में, तो हमारा फंक्शन कैसा है, इन दोनों बिंदुओं पर सतत है। अभी क्योंकि उसने ये बोला है फलन के सभी वास्तविक बिंदुओं पर सातत्य की जांच करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दो बिंदुओं पर तो हमें पता चल गया सतत है क्या असतत है। अभी हम किस पर और बात कर सकते हैं, 0 से बड़े सारे बिंदु, 0 से बड़े कौन से, अनंत तक के सभी बिंदुओं पर हम जांच कर सकते हैं कि दिया गया फलन सतत है या असतत है। इसी तरह से -1 पर हमने दिखाया है तो -1 से छोटे बिंदु कहां तक के, -∞ और -1 तक के जो बीच के सभी बिंदु होंगे हम उन पर भी जांच करके देख के बता सकते हैं कि आपका फलन सतत होगा या असतत होगा। इसी तरह से और बिंदुओं पर बात करें तो हमारे बिंदु और कौन से होंगे, -∞ से -1 तक के बीच के सभी बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं। तो कोई एक बिंदु x बराबर a मान लेंगे जो कि -∞ से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। तो x बराबर a पर RHL LHL और फंक्शन ऑफ a का मान निकालेंगे और वैल्यू बराबर आती है तो हम कह देंगे सतत है, और वैल्यू बराबर नहीं आती तो असतत है। कब, x बराबर जब a चुना और a क्या खासियत रखता है, -∞ से बड़ा है और -1 से छोटा है। स्वयं आप करिएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं -1 और 0 के बीच में और था फंक्शन, -1 से बड़ा था और 0 से छोटा था। इट मींस इनके बीच में भी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे, -1 और 0 के बीच में एक बिंदु और लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे b, यानी x बराबर b, और b क्या है, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। अब हम उस बिंदु पर जांचेंगे कि आपका दिया गया फलन सतत है क्या असतत है, यानी x बराबर b पर RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे और फंक्शन ऑफ v निकालेंगे, और v क्या है, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। तो हम पता कर लेंगे कि दिया गया फलन आपका सतत है या असतत है। इसी तरह से फिर हम बात करेंगे किस पर, हमें पता चल गया -1 से छोटे सभी बिंदु जिसको मैंने a नाम से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, फिर -1 पर हमने चेक कर लिया, फिर हमने -1 और 0 के बीच में बिंदु माना जिसको हमने नाम दिया b, उस पर हम चेकआउट करेंगे। फिर हम बात करेंगे 0 पर, तो 0 पर हम देख चुके हैं
कि सतत है। फिर हम बात करेंगे जीरो से बड़े, कहां तक के, अनंत से छोटे सभी बिंदुओं पर, तो उसको एक और नाम दे देंगे बिंदु सी। और सी क्या खासियत रखता है कि जो जीरो से तो बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, और बिंदु को नाम दे दिया सी। तो हम x बराबर सी पर RHL ज्ञात करेंगे, फिर LHL ज्ञात करेंगे, और RHL LHL ज्ञात करने के बाद फिर हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ सी। अगर ये तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु x बराबर सी पर, और सी क्या खासियत रखता है, जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, उन सभी बिंदुओं पर कैसा है, सतत है। अगर बराबर है और बराबर नहीं है तो असतत है। तो इस तरह से हम सभी वास्तविक बिंदु माइनस अनंत से अनंत तक के, उन पर हम दिए गए फलन को जांच करके बता सकते हैं कि किन बिंदुओं पर सतत है और किन बिंदुओं पर असतत है। अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 5 डिफरेंट बिंदु लेने हैं। 2 बिंदु यहाँ स्पष्ट हैं जिनको मैंने प्रूफ करके बताया, एक जीरो पर और एक -1 पर। 3 बिंदु और कौन से, -1 से छोटे सभी बिंदु, एक जनरल नाम दे देंगे ए, फिर -1 और जीरो के बीच के सभी बिंदु जिनको हम नाम दे देंगे बी, और फिर आपका तीसरा बिंदु कौन सा, जो जीरो से बड़ा है और इनफाइनाइट से छोटा है, उसको नाम दे देंगे सी। तो इस तरह से 3 बिंदुओं पर और आप स्वयं ज्ञात करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरी वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आने वाले समय में आप चाहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को और आगे एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने दिखा सकता हूँ। तो आज की मैंने वीडियो में आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करी जो थोड़े से अपने जो जनरल क्वेश्चन होते थे उसमें फंक्शन ऑफ एक्स उनका नॉर्मल होता था, पर हमारा जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में बात करी फंक्शन ऑफ एक्स थोड़ा सा घुमावदार था। तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स को थोड़ा सा समझा और अपनी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हमने ज्ञात करके उन फंक्शंस के बारे में जांचा कि आपका दिया गया फंक्शन पर्टिकुलर बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।